नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। अगर भारत पर हमला करोगे तो जवाब मिलेगा यादगार भी और करारा। जी हां, आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को आधी रात 1:05 में पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इनमें लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। सेना ने एयर स्ट्राइक के 6.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। यहां हुई एयर स्ट्राइक पीओके में। आपको बता दें, मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरुपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहां हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, यहां फिदायीन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जिल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन दी गई थी। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान किया गया था। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही जो ट्रेंड हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर और जैश का हेडक्वार्टर, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहां आते थे। ज्यादा नुकसान हुआ भाई, काफी। इस ऑपरेशन सिंदूर में हम और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी, हमारे साथ डॉक्टर बी बत्स रिटायर्ड कर्नल भोपाल से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अली राजा नट अध्यक्ष अवामी यूथ मूवमेंट लाहौर से जुड़ चुके हैं। दिनेश चंद्र बहुगुना कर्नल देहरादून से हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट डॉक्टर CBS दांगी रक्षा विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ हैं। और अधिक अपडेट लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर देखा जाए तो सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी कि कब मोदी जी पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। और आज वो दिन आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया गया है और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब है भारत ने दे दिया है, क्योंकि भारत पर अगर हमला करेंगे तो शांत नहीं रहेंगे। और भारत ने यह भी सिद्ध कर दिया कि आप घुसकर हमला करते हैं, आप छुपकर हमला करते हैं और हम घुसकर हमला करते हैं। हमारे साथ दिनेश चंद्र बहुगुना जी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल BBB बत्स, डॉक्टर BBB बत्स भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जो हैं जुड़ चुके हैं दिनेश चंद्र बहुगुना जी। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? किया गया हमला था पाकिस्तान पे। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमने डिफेंस, सिविलियन डिफेंस जो एक्सरसाइज होनी थी वो आज होनी थी और हमने कल ही ये हमला कर दिया। तो एक आर्मी में, फौज में कहते हैं कि सरप्राइज जो है सबसे बड़ा एलिमेंट होता है अटैक का। तो हमने पूरी सरप्राइज इसमें प्राप्त किया है और दुश्मन को एकदम मालूम ही नहीं हो पाया उसको कि हम उस पर अटैक करने वाले थे। और हमने जहां जहां पे हमने सोचा था प्रिसीजन अटैक किया है।
बिल्कुल। निशा, सवाल कर्नल बीबी बस्ती से। बट साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे कि मॉक ड्रिल 54 साल बाद मॉक ड्रिल हुई है, 71 में पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था उसके बाद, तो ये माना जा रहा था मॉक ड्रिल के बाद ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या आप रहे हैं, आप इसमें ट्रेनिंग भी दी है, लंबे समय तक आप कश्मीर में ही रहे हैं, आपने अपनी सेवाएं दी है, तो उरी मामले में एयर स्ट्राइक, फिर पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक, और अब पहलगांव के बाद मिसाइल स्ट्राइक, आगे क्या हो सकता है? क्या लग रहा है आपको, और क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है मॉक ड्रिल के पहले? देखिए, जो अभी तक हुआ है वो एक ट्रेलर है जी। पिक्चर तो अभी बाकी है जी। अगर हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान को इन टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक करके हमने अपना एम अचीव कर लिया है तो वो गलत है। जब तक हम पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, जो उसकी आईएसआई है, जो उसकी आर्मी है, जो टेररिस्ट का फैक्ट्री है, जब तक उसको हम नेस्तनाबूद ना करेंगे, जब तक उनको जो है ना हम जमीन में नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। देखिए, पिछले 60 साल से तकरीबन हम लोग सहनशीलता और उदारवादिता का उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं और आज फिर दोबारा आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि पाकिस्तान एक कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती, उसको काटना पड़ेगा, और उसको काटने के लिए आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं कुछ मुद्दे जो ये ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, डिसीजन मेकिंग जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने परिपक्वता दिखाई कि तकरीबन एक हफ्ते पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपना पॉलिटिकल उद्देश्य बताकर मिलिट्री उद्देश्य करने के लिए फ्री हैंड दिया आर्मी की सेना के तीनों अंगों को, उसी के कारण ये ऑपरेशन सिंदूर इतना ज्यादा सफल हुआ। दूसरा जो रिसेप्शन होता है, अब देखिए हमने जो अरब सागर है वहां पर हमने अपना नेवल बेड़ा वहां खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, वहां पर हमने 7 और 8 तारीख को एयरफोर्स की एक्सरसाइज का जो है डिक्लेयर कर दिया। यहाँ सिविलियंस के लिए मॉक ड्रिल डिक्लेयर कर दिया। तो पाकिस्तान को क्या, पूरे दुनिया को ये जानते हुए भी कि कुछ ना कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि हम क्या करेंगे और कब करेंगे। और इसीलिए जब हम एक अच्छा सरप्राइज फैक्टर हासिल कर लेते हैं तो 90% जीत की उम्मीद हो जाती है, जो ये हुआ। अब आपकी बात सवाल पर आता हूं मैं, रिएक्शन पाकिस्तान किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। देखिए, मिलिटरली पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे जल, थल, नभ और स्थल पर जो है किस प्रकार का कोई प्रभावशाली हमला कर सके। पाकिस्तान लड़ाई शुरू कर सकता है, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। अपने देश की जनता के सामने पाकिस्तानी सेना को अपने आप का अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए जरूरी है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, लेकिन वो रिएक्शन सांप सचुंदर वाली स्थिति होगी, हाराकारी वाली स्थिति होगी, आत्महत्या करने वाली स्थिति होगी। तो उस हिसाब से मेरा सोचना यह है कि हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार है, हम चाहते हैं वो रिएक्ट करे, और ताकि हम जो हमारा जो दूसरा फेज है जिसमें हमें अच्छी तरीके से उसको सबक सिखाना है, और जिस तरीके से हम पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, उसको तोड़ना है, उसको 4 हिस्सों में बांटना है, एक नए देशों का गठन करना है। 1971 की तरह से बांग्लादेश जैसे जन्म हुआ था, हो सकता है कि सिंधु देश, बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान का जो है जन्म हो, और इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। जहां तक आप पीओ की कई बार बात करते हैं, पीओ की तो हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, अपने आप आएगा। हम पाकिस्तान को इतना मजबूर कर रहे हैं, और जब आईडब्ल्यूटी का असर अगले 15-20 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के पास में कोई चारा नहीं रहेगा घुटने पर आकर। अब बिलावल भुट्टो को देख लो ना, कैसे पाकिस्तान में डींगे मांग रहा था, अब वही हमारे से जो है ना मदद मांग रहा है। तो ये तो खैर कोई वो नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाइए। ये मोदी सरकार है, कोई डोजियर सरकार नहीं है। मतलब ट्रेलर अभी देखा है?
पिक्चर अभी बाकी है। आपने कहा भट्ट साहब आपने हमें समय दिया, थोड़ा समय और आपका समय जी लूंगा। हाँ। आपका शेड्यूल काफी बिजी था आज, फिर भी हम स्वराज एक्सप्रेस ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने समय दिया। मैं फिर से एक दो सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुगुणा जी हैं, रिटायर्ड कर्नल जुड़े हुए हैं। बहुगुणा साहब, जैसा कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि यूएनएससी में गया है, इसमें कितना इंटरफेयर होगा? दूसरा, ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि मैं जो भी हुआ है उसका प्रत्युत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन भारत अब यहीं रुक जाए। क्या मायने इसके निकाले जाएं? बहुगुणा साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। बिल्कुल, रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ अभी डिस्कनेक्ट हो गए, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं चाहूंगी कि चलिए, यही सवाल भट्ट साहब आपसे है, बहुगुणा साहब के पास फिर जाएंगे, तकनीकी कारणों से हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे। भट्ट साहब, यही कि यूएनएससी जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान यूएनएससी के पास गया है और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम इसका उत्तर नहीं देंगे, लेकिन भारत यही युद्ध कहें, सर्जिकल स्ट्राइक कहें, मिसाइल स्ट्राइक कहें, इसको यही विराम दे दे। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? आपने दो मुद्दे उठाए हैं, एक तो यूएन का मुद्दा है और दूसरा पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में है। जी देखिए, जहां तक यूएन का सवाल है, यूएन 1945 में बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उसके जो 5 प्रभुत्व वाले देश थे उनको वीटो पावर देकर कुछ सुपर पावर बना दिया गया। उसके बाद से गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। भारत एक अब रीजनल पावर से बढ़कर ग्लोबल पावर आ गया है, तो यूएन को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर यूएन को अपनी रेलेवेंस रखनी है तो भारत को उसका उचित स्थान देना पड़ेगा, वरना भविष्य में यूएन की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। अभी पिछले दिनों जब 370 और 35A को हटाया गया था, तो यूएन के जो सैनिक यहाँ पर तैनात थे हमारे एलओसी के ऊपर में, उनको 24 घंटे का नोटिस देकर हमारे देश के नेतृत्व ने बोला कि आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, और उनको जाना पड़ा। तो पाकिस्तान यूएन में हर बार जाता है, हर बार एक मिस इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड जो है वो समझ चुका है। 182 में से 175 देश हमारे साथ में है। सब समझते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो जहां तक यूएन का सवाल है, हमें किसी तरह के कोई इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। यूएन कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, और हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए यूएन के क्या किसी और को देश के भी जो है प्रभुत्व को नहीं मानते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा क्लियर कर चुका है। जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, आप उनका बयान पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दूसरा सवाल था पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। जो पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा साहब, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। मतलब उसको, आप रक्षा मंत्री हो, कुछ तो थोड़ा बहुत तो जो है ना आप वो रखिए, कुछ बात करिए। मैं हमारे यहाँ बांध बनेंगे तो हम अटैक कर देंगे। अरे भाई, तुम अटैक कर दो, किससे कर दोगे? अच्छा चलो, आपने अटैक कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? आपने तो जो है ना हमारे ऊपर अटैक करने की, अभी आप बोल रहे हो कि आपने जो कर दिया ठीक है, अब आगे हिम्मत आगे नहीं करना। क्या मतलब हुआ भाई? क्यों नहीं करेंगे? हमें तो तुम्हारे जड़ को खोदना है। और इस बार, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, कि हमें पत्ते नहीं छांगने हैं, हमें टहनियां नहीं तोड़नी है, हमें इस बार तने को काटना है, जड़ को काटना है। और वो जड़ जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई है, जिसने वहां पर जो अलग अलग किस्म के जैश और ये पाले हुए हैं, मुझे जो टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान आर्मी, कहना उचित होगा कि हमारे या दूसरे देशों में के पास आर्मी होती है, और पाकिस्तान में आर्मी के पास पाकिस्तान है। यानी कि उसकी आर्मी जो है लड़ने के अलावा बाकी सारा काम करती है। वो रोड बना रही है, वो सारे हर तरह का भ्रष्टाचार कर रही है, मॉल बना रही है, सिनेमा हॉल चला रही है, कुछ हर सब तरह का व्यापार कर रही है, लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं है उनके अंदर में। क्योंकि पाकिस्तान का जो अफसर है वो एसी रूम से ऑर्डर देता है, साथ में नहीं चलता। अगर आप कारगिल वॉर की कैजुअलिटी देखिए तो हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं उनकी अनुपातिक कैजुअलिटी
जवानों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आगे से फ्रंट से लीड कर रहे थे और इसीलिए इतने कम समय में इतनी विषम परिस्थितियां होते हुए भी हमने जो है कारगिल जैसे दुर्गम स्थल पर जीत हासिल करके एक नया इतिहास कायम किया। ये तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की परिपक्वता थी, मैं उनको दाद देता हूं। वरना आर्मी ने सिर्फ 48 घंटे मांगे थे और उस 48 घंटे के अंदर में सकारदू जो उनका लॉजिस्टिक बेस कैंप था उसको लेने की क्षमता हमारे पास में आ गई थी। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोला कि नहीं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन उस समय जो है वो अगर मैं कहूं तो राम थे और इस समय श्री कृष्ण प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्क है, बहुत फर्क है। मोदी जी की कार्यशैली में बहुत फर्क है। अभी आप देखते रहिए, ये कौमा है, पूर्ण विराम नहीं है। चलिए एक बार फिर से उनके पास चले। निशा, कर्नल बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बहुगुणा साहब, मैंने अभी इसके पहले सवाल किया था, अब ठीक है, 5 पीओके जिन आतंकवादी जहां ट्रेन होते थे, जो स्थल हैं 5 पीओके, 4 पंजाब। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी गईं। अब इसको क्या माना जाए? क्या मैंने युद्ध शुरू किया है या पाकिस्तान अभी कुछ और करेगा तब माना जाएगा? नहीं, बड़ा क्लियर है। हमने विजुअल के साथ में पूरे वर्ल्ड को दिखाया है कि जहां जहां पे ट्रेनिंग कैंप थे वहां पे ही स्ट्राइक हुआ है जी। किसी भी सिविल इलाके में कोई भी मिसाइल दागी नहीं गई है। तो ये उसका झूठ प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वहां पे दिखाया है कि पहले कहां पे अटैक हुआ है और अटैक उसका हालत हुई है बाद में। तो आपने देखा होगा कि केवल जहां जहां पे चिन्हित ये इनके कैंप थे, केवल उनको ही उड़ाया गया है, उन पे ही अटैक किया गया है। खुद झूठा नैरेटिव है। अजहर मसूद जो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है हिंदुस्तान में, उसने खुद कबूल किया है कि मेरे परिवार के 10 सदस्य मार दिए गए, काश मैं भी मर जाता। मतलब अजहर मसूद सरेंडर करने की स्थिति में है कि और खूंखार होगा? नहीं, वो सरेंडर तो नहीं करेगा, क्योंकि उनके दिमाग में जो जिहाद भरा हुआ है वो सरेंडर नहीं करेगा वो। परंतु इससे प्रूव होता है जब ये असद मजूद ये कह रहा है, तो इससे प्रूफ होता है कि केवल जहां पे आतंकी थे वहीं पे अटैक हुआ है। चलिए एक सवाल और बस साहब से है। निशा, बस साहब, जैसा पहले जो खबरें छन के आती थी उसमें यह था कि पीओके में, हालांकि आज से 3 दिन 4 दिन पहले जब ये सब हलचल हो रही थी तब ये हुआ था कि वहां के 12 मदरसे बंद कर दिए गए, मदरसों में छुट्टी दे दी गई, चले गए। कहते 40 ट्रेनिंग सेंटर है, आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर 40 पीओके में अकेले हैं। ऐसे स्थिति में सिर्फ 5 पे हमने हमला किया है, यानी हमारी जो गुप्त एजेंसी है उसके अनुसार बाकी खाली रहे होंगे, या क्या कारण है सब जगह हमले नहीं हुए? देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। वहां 40 नहीं 42 टेररिस्ट कैंप हैं जी। लेकिन बड़े सोच समझकर हमारे देश की सेना ने जो टारगेट टेररिस्ट कैंप्स के टारगेट सेलेक्ट किए हैं वो बड़ा सोच समझ के किए हैं। अगर आप देखें तो नॉर्थ के 5 जो टारगेट है वो पीओके में हैं जी। और साउथ के जो 4 टारगेट हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 71 के बाद में कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जो है। अब आप देखिए, बहावलपुर तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर है जी। हमने स्टैंड ऑफ रेंज से अपनी सीमा में रहते हुए हमारे देश की वायुसेना ने टारगेट्स को पिन पॉइंटेड करके सीपी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी को मिनिमम रखते हुए जो पीजीएम प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन का इस्तेमाल किया है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स का और दूसरे एम्युनिशन का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में धीरे धीरे आपके पास में खबरें आती रहेंगी। अभी बताना मैं उचित नहीं समझता। तो उस एम्युनिशन से कोलेटरल डैमेज तो हुआ ही नहीं है। फोटो देखिए, आप वीडियो देखिए, पाकिस्तान वाले खुद भेज रहे हैं, पीओके वाले खुद भेज रहे हैं। तो ये सब
प्रोपेगेंडा होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, जिससे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश की जनता को बताना चाहूंगा कि कृपया इससे बचें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी उससे बचें। हर इंफॉर्मेशन को पहले वेरीफाई कर ले, तभी उसके बारे में कोई बिलीव करे। अभी एक खबर करी कि उन्होंने हमारे 5 एयरक्राफ्ट जो है वो बर्बाद कर दिए। अरे भाई, अगर हमारा कोई जरा सा भी कोई डैमेज हुआ होता तो अभी तक तो पाकिस्तान जो है वो खड़ा होकर दुनिया में चिल्ला रहा होता कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमने कोई सिविलियन डैमेज नहीं किया, टेररिस्ट कैंप के अलावा और किसी को टारगेट नहीं बनाया, लेकिन कुत्ते की पूंछ अगर सीधी नहीं हुई या उसने अपना टेररिस्ट एक्टिविटीज को बंद करने के लिए पूरे विश्व के सामने इकरार नहीं किया, तो बहुत जल्दी ही जो असद मजहर साहब हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उनको 72 हुरों से जल्द ही जन्नत में मिला दिया जाएगा। जी, हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट CB दागी जी भी हैं। दागी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दागी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। जी जी दागी साहब, बोलिए। आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, लेकिन गूंज के आ रही है, थोड़ी गूंज रही है। मुझे आपकी आवाज मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपकी आवाज। जी दागी साहब, जैसा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि मेरे यहाँ 26 लोग मरे हैं और 46 घायल हैं, जबकि हमारे इधर से जो कहा जा रहा है कि 90 आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। अब इसमें हम क्या माने सही? वो जो एक्सेप्ट कर रहा है पाकिस्तान, हालांकि अजहर मसूद ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे परिवार के 10 लोग मार दिए गए, मेरे बहन बहनोई भतीजे बच्चे। तो अब इन स्थितियों में ये माना जाए क्या कि अब ये पाकिस्तान इसका बदला लेगा? हालांकि उनके रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा है कि अगर भारत यहीं रुक जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हमारे भट्ट साहब ने कहा है कि कुत्ते की पूंछ है, वो कभी नहीं सीधी होगी। तो वो कथनी और करनी में अंतर आप देख रहे हैं कोई? देखिए त्रिपाठी साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बोला है कि जो अभी हमने एक्शन लिया है, उस एक्शन को लेने के बाद अभी ये इनकी जो हमेशा से जो हरकतें रही हैं कि ये कथनी और करनी का, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही बोला। तो ये, लेकिन अब जो हमने उनको एक लेसन दिया है जो देना बहुत जरूरी था, इस लेसन के बाद इनकी जिस तरीके से कमर टूटेगी या टूटने वाली है, उसके बाद इनको बहुत समय लगेगा उभरने में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ना केवल अपनी फौज के थ्रू, और एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास में एनसीसी कैडेट जो कॉर्प्स है, 18 लाख जो हमारे एनसीसी कैडेट स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहा है, वो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एनसीसी का 2000 लोग हम यहाँ बंद कर दिया जाता है, जो कि सेकंड लाइन ऑफ फोर्स बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो 18 लाख जो कैडेट है वो भी तैयार है फौज के साथ में जाने के लिए। तो अब इस तरीके की परिस्थितियों को पाकिस्तान को भी पता है कि हम उस समय की परिस्थिति अलग थी जब हमने 1965 में सबसे पहली बार एनसीसी कैडेट को, एनसीसी को हमने इस्तेमाल किया सेकंड लाइन फोर्स में। तो अब तो भारत और हिंदुस्तान हमारा स्थिति बदल चुका है, आपको पता है। तो अब पाकिस्तान को अब कुछ स्टेप लेने के लिए कई सालों तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उनको ऐसा लेसन देने वाले हैं जो वो कई सालों तक सोच नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ बताना भी प्लेटफॉर्म पर ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तरीके पर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा लेसन मिलने जा रहा है। क्या आप इसको नहीं मानते? लेसन मिल चुका है, ये अभी और बड़ा मिलेगा? ये तो अभी शुरुआत है। अभी जो हम उनको देने वाले हैं लेसन, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, जिससे वो बहुत घबराए हुए हैं। जी, एक बार फिर बहुगुणा जी के पास निशा जी चलते हैं। बहुगुणा जी, जैसा कि अभी त्यागी साहब भी बोल रहे हैं, अभी हमारे भट्ट साहब भी बोल रहे हैं
कि अभी तो कह रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ है और हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर यानी अब ट्रेलर होता है मुश्किल से 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, पिक्चर होती है 3 घंटे की। तो अभी आप क्या मानते हैं कि पिक्चर किस तरह की होगी? जैसे डांगी साहब ने और कर्नल वत्स ने बताया, ये अभी ट्रेलर ही था जी, पिक्चर अभी बाकी है। और जिस ढंग से एक्चुअली ये जो 1000 कट्स की जो थ्योरी थी जियाउल हक की जी, क्योंकि पाकिस्तान हमसे कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकता है, तो जियाउल हक ने क्या कहा कि भाई इनको जो है 1000 कट से इनको परेशान करो, और इसी वजह से इन्होंने ये टेररिस्ट भेजने हमारे यहाँ शुरू किए। अभी तक जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई है वो इनके केवल हमने फौरी कार्रवाई करी, और जो असली जड़ है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, उसके खिलाफ ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। मुझे लगता है कि इस बार आर्या पार होगा, और जो उसकी जो स्रोत है, स्रोत पे ही उस पर अटैक किया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान आर्मी ये सोचे कि अभी हमें इनसे जो है वो पंगा लेना ठीक नहीं है जी। और ये मुझे लगता है कि अभी ये होगा, बिल्कुल होगा। और ये मुझे ये भी लगता है कि ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए। जी निशा, तुम्हारा कोई सवाल किसी से? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया और जवाब भी दे दिया कि छेड़ोगे अगर तो छोड़ेंगे नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपने जैसे कि कहा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधे नहीं होती, इससे पहले उरी हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, अब पहलगाम अटैक हुआ, और ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। 9 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की गई है, 100 आतंकी जो ढेर हो गए हैं, ये अपडेट जो है सामने आई है। अब यहाँ पर ये बात होती है कि क्या पाकिस्तान शांत बैठेगा या फिर वो पलटवार करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी जनता को दिखाने के लिए, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी दिनेश जी, मुझे लगता है कि अपनी, क्योंकि अभी उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है कि अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ एक्शन वो लेगा, और हम उसके लिए तैयार हैं। और उसकी जो कैपेबिलिटी है, जैसे आपको मालूम होगा कि उनके पास 4 दिन से ज्यादा टैंक चलाने के लिए डीजल नहीं है, बिल्कुल उनके पास कोई गोला बारूद नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत कार्रवाई वो करेगा। उसको पता है कि यदि मैं फुल फ्लैश वॉर में जाता हूं तो मैं नेस्तनाबूद हो जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत कार्रवाई वो जरूर करेंगे। जी भट्ट साहब, एक सवाल आपसे हमारा है, जहां जो सबसे बड़ी शक्ति परमाणु बम भारत के पास, जो खबरें आ रही है, अब ये तो वहां के रक्षा मंत्रालय ही बता सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के हो, 172 परमाणु बम इंडिया के पास हैं, तो 170 पाकिस्तान के पास भी हैं। अब एक्टिव कितने हैं इसकी जानकारी कहीं नहीं है। इन स्थितियों में तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और देश की जनता में इसके बारे में काफी भ्रम है। और पाकिस्तान हमेशा से एक न्यूक्लियर बोगी को, न्यूक्लियर थ्रेट को बोगी के तौर पर इस्तेमाल करके हमारे को डराने की कोशिश करता रहा है। मैं जरा इसके 1 मिनट लूंगा। अरे बिल्कुल, आपका मैं जो समय ले रहा हूं वो मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो मुख्य तौर पर 3 चीजों में डिवाइड होती है। पहला होता है वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड, जो टारगेट पे जाकर अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा होता है जो बॉम्ब, जो प्रोपल्शन सिस्टम, जो उसको कैरी उस टारगेट तक लेकर जाता है। और तीसरा होता है डिलीवरी सिस्टम, चाहे वो एयरफोर्स का हो या कोई ड्रोन से हो या किसी भी तरीके से हो। खैर, ड्रोन की कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान के पास में नहीं है। अब इन तीनों चीजों को अलग अलग जगह पर रखा जाता है। जो एक आदमी के पास में उसका बटन होता है जो डिसीजन लेता है कि भाई अब न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है। भारत के पास में ये कैपेबिलिटी है कि उसकी एक एक इंच को हम अपने खुद के सैटेलाइट से
मैप कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला कोई भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के किसी भी एयरफील्ड से अगर टेक ऑफ करता है, चाहे वो वारहेड लेकर किया है या नहीं किया है, वारहेड तो उसमें फिट किया जाता है, उसमें स्पेशल प्रोविजन लगाने पड़ते हैं न्यूक्लियर वारहेड को फिट करने के लिए, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, रशिया के पास में कितने न्यूक्लियर बम है, क्या वो चला पाया उसको? अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर बम चलाकर यूक्रेन को तुरंत खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 3, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम्स हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को तो कंट्रोल यूएसए कर रहा है, और जब तक उसका कंट्रोल यूएसए के पास में है, पाकिस्तान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। और आज की परिस्थिति में आप ट्रंप साहब का बयान देखिए, वो कितना खुला बयान दे रहे हैं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ में हैं। तो इससे ज्यादा अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है? आप देखिए, 1971 में यूएसए हमारे विरुद्ध था, लेकिन फिर भी हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, और आज 175 देश हमारे साथ में हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हो, और क्या होने वाला है जी। मैं तो चाहूंगा कि शिमला समझौता इन्होंने रद्द कर दिया है, और शिमला समझौता के अंदर जो हमारी उदारता के कारण हम जो कुछ चीजें उनसे नहीं ले पाए, जैसे हाजीपीर पास है या चिकन नेक एरिया है जो डोकलाम के नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर में, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स को अफेक्ट करता है, उनको ठीक करने का समय आ गया है। मैं तो चाहूंगा कि यूनिस साहब एक गलती करें और भारत के साथ में पंगा ले, पाकिस्तान के साथ मिलकर, ताकि हम उस कॉरिडोर को भी ठीक कर सके। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में मोदी साहब बैठे हुए हैं, वो डिसीजन लेने के लिए तैयार है, सक्षम है, और पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ में है। और क्या चाहिए आपको? जो पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका आ गया है। तो वही हमारे साथ अली राजा नट, अध्यक्ष अवामी यूथ मूवमेंट लाहौर से, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे प्रश्न यही करूंगी, आप हर बार बोलते हैं कि हम आतंक के खिलाफ है, फिर भी आप ही की धरती से हर बार हमले क्यों होते हैं? और अगर आप वाकई में शांति चाहते हैं तो फिर पहलगाम के जो दोषी हैं उनको अभी तक आपने सजा क्यों नहीं दी? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आपका जो क्वेश्चन है, कंसर्न, इस हद तक तो काफी ठीक है कि जो दहशतगर्दी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और उसके साथ उसके खिलाफ सारी अक़वाम आलम को मिल के उसका हल करना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो आपकी बात का दूसरा हिस्सा है, वो एज ए टोटली वो कंडेमेबल है। वो इस तरह से कि पहलगाम जिस वाक़े को बेस बना के ये सारा कुछ किया कराया जा रहा है, उसकी पहले तो हमें बैकग्राउंड डिस्कस कर लेनी चाहिए। पहलगाम पार्ट ऑफ कश्मीर है, जिस पे इंडिया पिछले 70 सालों से दहशतगर्दी खुद कर रहा है। एक कब्जे की जमीन के प्लाट बेचने की कोशिश में कि, और क्लेम ये करना कि हमारी ये कब्जे की जमीन थी और इसकी हमें पेमेंट नहीं मिल रही। भाई आप कौन होते हैं उस पर अपना टूरिज्म को फरोग देने वाले? आप पहले तो ये बताएं कि एक जगह पे आपने कब्जा किया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं इंडियन स्टेट से बात कर रहा हूँ, कि आपने एक जगह पे कब्जा किया, एक स्टेट पे कब्जा किया, उसको पूरी वर्ल्ड के कोई भी आलमी फोरम ऐसा बता रहे हैं जिसने उसको आपको बाज़ाब्ता तौर पे कश्मीर को आपका हिस्सा तस्लीम किया हो, एक मुतनाज़ इलाका है। तो सबसे पहले तो ये इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, उसने ये जवाब देना है कि जब उसने ये कब्जा किया हुआ था तो फिर इतनी ज्यादा मिलिटेंट एरिया में, यानी आपकी 7 लाख से ज्यादा फौज वहां पे मौजूद है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और वो सारा कुछ है, उसके अंदर ये सारा कुछ हो कैसे गया? जो पहलगाम का मामला है। अली राजा जी, नहीं, एक मिनट मुझे बात करने दीजिएगा। नहीं, उसी में आपने जो बात की उसी में एक सवाल ये है, आप कैसे कह सकते हैं कब्जा किया है? हम कह रहे हैं कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने कब्जा किया है। ओपन ऑफर दे रहा हूँ, आपकी बात के जवाब में ओपन ऑफर दे रहा हूँ। कब्जा इस तरह से है कि इट इज ओपन ऑफर दोनों साइड पे। ये जो आपका क्वेश्चन है इस हवाले से भी, और ये जो पहलगाम का मामला इस हवाले से भी,
आप आज किसी भी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फोरम के थ्रू वहां पे एक रेफरेंडम करवा लीजिए, कश्मीर पूरे में रेफरेंडम करवा लीजिए। अगर कश्मीरी इस बात को एंडोर्स कर देंगे आप काबिज नहीं है, तो हम अपना क्लेम वापस ले लेंगे। लेकिन अगर कश्मीरी जो हैं, क्योंकि कश्मीर के जो अल्टीमेट वारिस हैं, जो कश्मीर के अल्टीमेट मालिक हैं, वो कश्मीरी खुद है जी। तो आप उनको आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में अगर आप उनको ये राइट देने को भी तैयार नहीं है कि वो अपनी मलकियत जो है वो क्लेम कर सके, तो फिर ये आपकी तरफ से ज्यादती है। जी 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 क्या जी। मेरे इस चैलेंज को कबूल अली साहब, जनसंख्या के आधार पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था हिंदुस्तान से के साथ आने के आप लिए। देखें ना, आप बहुत मेरी गुजारिश सुने ना मोहतरम, आप बहुत पीछे जा रहे हैं ना। मैं तो आपसे आज की बात कर रहा हूं। मामला ये है कि पहलगाम का मामला हुआ, ये कश्मीर में हुआ ना जी। तो कश्मीरियों के पास सबसे जो पहला राइट है ना, वो इंडिया के पास है ना पाकिस्तान के पास है। सबसे पहला राइट कश्मीरियों के पास है। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी। अली साहब, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी बस जी हैं, वो एक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। प्लीज उनका सवाल सुन लीजिए, आपका उत्तर तो लेंगे ही। बस साहब सवाल करें। मैंने क्योंकि ज्वाइन लेट की है, तो मैं अभी पैनल से जरा वाकिफ नहीं हूँ। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश बहुगुणा जी हैं, हमारे साथ CBS दांगी जी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी बस जी हैं, मैं चैनल हेड SP त्रिपाठी हूं और हमारे साथ हमारी सहयोगी निशा हैं। हम आपका पूरा परिचय करा दिए हैं। अब कर्नल बस साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मुझे इतने सारे मिलिट्री मैन के दरमियान में बैठा दिया, चलें, थैंक यू। नहीं, आपकी दमदारी है इसमें कि आप हम लोगों के साथ बैठे हैं, वरना हमारे कई जर्नलिस्टों से भी मैंने गुजारिश की थी। इस समय इस माहौल में लोगों ने रिफ्यूज किया हम लोगों के साथ डिस्कशन करना। आपने हम तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, एज ए यूथ पॉलिटिकल वर्कर, एज ए यूथ पॉलिटिकल लीडर, वी ऑलवेज वेलकम डायलॉग। अच्छा, एक सवाल अली साहब, एक सवाल है। इस समय वहां का पाकिस्तान का इस जो हम कह रहे हैं मिसाइल स्ट्राइक के बाद 9 ठिकानों में हमने मिसाइल दागी है, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, उनको आप लोग किस रूप में देखते हैं और वहां का माहौल इस समय क्या है? बस साहब आपका सवाल इसके बाद ले लेते हैं। अली साहब। अली जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, आ रही है, बोलिए आप। जी अलीराज जी। अली साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी डिस्कनेक्ट हो। हाँ, नहीं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। सर, मैं चाहूंगी आप प्रश्न जी। पूछिए। अली साहब, इस समय वहां का माहौल क्या है? इस वक्त यहाँ का माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स है। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था, लेट भी इसी वजह से हुआ कि मैं किसी अपने रूटीन बिजनेस में ट्रैवलिंग में था जी। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल बड़ा रिलैक्स है। वो कुछ स्पॉट जहाँ पे आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से कुछ फायरिंग हुई है, कुछ मिसाइल फेंके गए हैं, उसके अलावा बाकी सारे एरियाज में कोई टेंशन नहीं है। बल्कि लोग तो रैलीज वगैरह, और लोग उन लोगों के साथ जिनको बेगुनाह मारा गया है, सिविलियन को निशाना बनाया गया है, उनके साथ हजारे यकजहती के लिए यहाँ पे रैलीज और जो है ना वो रेफरेंसेस मुनक्कद कर रहे हैं। मतलब मारे गए हैं वहां, कुछ लोग मरे हैं जैसा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। 26 पाकिस्तान में 26 लोग जो है सिविलियन, वो शहीद हुए हैं। सिविलियंस, आप अजहर मसूद को क्या मानते हैं? सिविलियंस मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं? वो सिविलियन है। चलिए भट्ट साहब, आप सवाल करें। अली साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में ना टोकें। जी, आप सवाल करें। पिछले तकरीबन 70 साल से जो आप कश्मीर का राग अल्पा रहे हैं,
और हर बार जो है आप जो इंटरनेशनल लेवल पर भी और बायलैटरल लेवल पर भी जो है हर तरीके से अपने आप को जो असत्य सिद्ध कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आप बलूच लोगों को उनका हक कब देंगे? बलूचिस्तान कब बनेगा? 1948 में जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बलूचिस्तान को भारत के साथ में मिलाने के लिए बोला गया था, लेकिन उसके बाद में आपकी आर्मी ने उस पर अटैक कर कर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जो है वो बलूच के जो मिनरल्स हैं और उसकी जो उसकी संपदा है उसको बेचकर बलूचों को के ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बलूचिस्तान कब बनेगा? अली साहब, आपकी बात मुकम्मल? हाँ, मुकम्मल। एक तो थोड़ी सी गुजारिश ये है कि क्योंकि आप आर्मी रिलेटेड पर्सन है, तो डिबेट में और आर्मी में ना वो थोड़ा सा गैप होता है सिविलियन और मिलिट्री माइंड में ना। तो क्योंकि हम सिविलियन हैं और हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो थोड़ा सा हमारा बात करने का और डिबेट करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। अब आपने भी थोड़ा सा, आप मेरी बात को बीच में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे भी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अंकल साहब से गुजारिश करता हूं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बीइंग अ मॉडरेटर अच्छा होता कि ये वाले सवाल आप सारे कर रहे होते और गेस्ट जो हैं वो सारे उसके जवाब दे रहे होते। नहीं, आप जवाब दीजिए, आप अली साहब आप जवाब दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर थैंक यू। जो ये सर बात कर रहे हैं ना, वो सिंपली इट्स वेरी क्लियर कि बलोचिस्तान तो बना हुआ है। बलोचिस्तान एक वाइटल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये जो आपकी बात है, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक और ऑफर दे रहा हूं आपके चैनल के भी, आप पे इंटरनेशनली एक और ऑफर है जी। आप कश्मीर में एक इंडिपेंडेंट, आप हमारे क्लेम को गलत साबित कर रहे हैं ना, मैं इसमें आपके साथ खड़ा हो जाता हूं। आप इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे, इंडिपेंडेंट फोरम पे कश्मीर में भी रेफरेंडम करवाइए और बलोचिस्तान में भी करवाइए। जो जिसके साथ जाना चाहे, जहां पे रहना चाहे, मोस्ट वेलकम। डू यू एग्री विद मी? जी बोलिए। मैं सर से पूछ रहा हूं, ये मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे? आपका सवाल, अगर इन्हें बलोचिस्तान की इतनी फिक्र खा रही है, मेरी गुजारिश यह है कि अगर इन्हें बलोचिस्तान की इतनी फिक्र खा रही है कि वहां के हकूक नहीं दिए जा रहे, तो डेफिनेटली वो आजादी चाह रहे होंगे इनके बकोर। मतलब और आपका जी, कहना और है, हमारे ख्याल के मुताबिक कश्मीर में भी ज्यादती हो रही है, इंडिया वहां पे ज्यादती कर रहा है, इंडिया वहां पे काबिज है। ठीक है, तो मैं ऑफर ये दे रहा हूं कि बलोचिस्तान और कश्मीर दोनों में आप एक कर लें, इंडिपेंडेंट रेफरेंडम करवा दें। आप फोरम चूज करें, आप ही उसके जो डायनामिक्स हैं वो भी चूज करें, तरीकाकार चूज करें। पाकिस्तान इज ओपन फॉर दैट। मतलब आपका कहना है कि जनमत संग्रह बलूचिस्तान में भी करा लिया जाए, कश्मीर में भी करा लिया जाए? जी करवाइए, क्योंकि कश्मीर का मामला तो 70 साल से यूएनओ की रेजोल्यूशन के तहत पेंडिंग पड़ा है ना। यूएनओ की रेजोल्यूशन के तहत आप हक़ खुद इरादियत देने के पाबंद है कश्मीर को, लेकिन क्यों इनके आपके चैनल के एहतराम में और आपकी बड़ी नफीस सी शख्सियत के एहतराम में मैं इनको कोई सख्त जवाब दे नहीं रहा, क्योंकि बॉर्डर पे तो पहले फौजें बैठी हैं। जी चलिए, लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा जी, अगर आपका टाइम इजाजत है। हाँ नहीं बिल्कुल, आपके पास खूब टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। टाइम ये है करने की जो बात है सर, वो ये है कि इस वक्त ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जी, अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर में दहशतगर्दी हुई है तो आपको यानी इंडिया को उसके हवाले से कोई संजीदा इकदाम लेना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए। हम कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बेगुनाहों के मारे जाने के हक में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो लोग आतंकी आए थे, बेगुनाहों को उन्होंने नरसंहार किया बेगुनाहों का, उसका आप किसको दोष देते हैं? इंडिया को ही देते हैं कि पाकिस्तान से ट्रेन करके जो भेजे गए हैं, आप लोगों ने भेजा है उसको? ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट फॉर दैट आई वाज वेटिंग। जी,
इसका फिल वक्त मैं दोष दूंगा इंडिया को। आप पूछेंगे उसकी रीजन, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में ये मामला हुआ, 7 लाख से ज्यादा मिलिट्री वहां पे डिप्लॉयड है। दुनिया की बेहतरीन जो आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो भी वहां पे मौजूद है, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कश्मीर में इंडिया की जो मिलिट्री है उससे छुप के कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जी। और अगर इतनी शदीद सिक्योरिटी और एक ओपन जेल में ऐसा मामला हुआ है तो ये या तो इंडिया ने खुद करवाया है या ये कोई एआई जनरेटेड है। और जब ये ऑन ग्राउंड वाकई हुआ है और गालबन 7-8 लोग या जितने भी उसमें बेगुनाह मारे गए हैं, वो किसी की नफ्सियात और किसी की भूख और किसी जो असला फरोश है, कोई बारूदी माफिया है, ये सारी उसकी कार्रवाई है। हाँ, दूसरी बात जो आपकी बात का दूसरा हिस्सा है वो भी उसी तरह ही इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, आपका राइट है, डेमोक्रेटिकली आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त ज्यादा एप्लीकेबल होता कि अगर आप उसके कोई एविडेंस, उसका कोई डोसियर थ्रू यूएनओ या किसी भी इंटरनेशनल फोरम जो है वो पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट कर लेते। अब आपने किया क्या कि पहलगाम में एक मामला हुआ है और ये पहलगाम के मामले के विद इन 1-2 आवर्स में आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये पाकिस्तान ने किया है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, और उसके विद इन सम डेज आपने हमसाया मुल्क के साथ जो है वो जंग लड़ाई शुरू कर दी। मतलब ये इतनी जल्दी अगर मामला जो है वो इतनी जल्दी नहीं हुआ करते। अब देखें, मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं जी, समझना आसान। 9/11 का इशू हुआ जी, 9/11 के एविडेंसेस यूएसए ने पाकिस्तान के साथ शेयर किए जी। एक आलमी दहशतगर्दी का इंसिडेंट था, उसके एविडेंसेस शेयर किए गए और पाकिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया आलमी बिरादरी को टू एवैक्यूएट द अफगानिस्तान। वो जो उस वक्त के टेररिस्ट ग्रुप थे उनके खिलाफ पाकिस्तान ने फ्रंट फुट पे आगे अपना रोल प्ले किया। सेम लाइक अगर कश्मीर में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान को कोई ठोस सबूत फराहम किए जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? हरगिज करेगा, हमें हर मुमकिन सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इसको इंडिया पाकिस्तान की जंग बना लेना, इसको इंडिया पाकिस्तान की जंग बनाना, ये बारूद के ढेर पे माचिस लेके बैठने के मुतरादिफ है। अली साहब हमारे साथ सीबीएस दांगी जी हैं, हमारे साथ बहुगुणा जी हैं। बस साहब मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। बहुगुणा जी आपका क्या सवाल है? अली साहब सवाल सुनिए बहुगुणा जी का। अली साहब से मेरा ये सवाल है, जब 26/11 हुआ था बॉम्बे में तो उसमें कसाब जो पाकिस्तानी नागरिक था वो पकड़ा गया, उसका डोजियर बना के हमने पाकिस्तान को दिया और इनका जो जज था उसने उसके साथ मालूम क्या किया, उसको कचड़े की पेटी में डाल दिया। कहता है कि वी डोंट कंसीडर एनी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि एविडेंस देने के बाद पाकिस्तान को, अभी एविडेंस देने का वक्त खत्म हो गया, हमने काफी इनको सह लिया है, अभी एविडेंस का टाइम नहीं है अभी, अब एक्शन का टाइम है जो इन पे हुआ है, और यदि ये हालत इनकी रही तो अभी और होगा। जी अली साहब, अभी और होगा। मतलब जब आप जैसे समझदार और दानिशवर लोग बैठे हों तो फिर ऐसा तो होना चाहिए और हो के रहेगा ना, ये तो वाज़ेह बात है। अली साहब कसाव के मामले में पॉइंट में उत्तर दे दीजिए। कसाव इन्होंने कहा एविडेंस दिया गया था, आपके यहाँ जज ने उसको कचड़े के ढेर में फेंक दिया और कहा ये एविडेंस हम नहीं मानते हैं। कसाव तो पाकिस्तान से ही, कहीं मुल्तान से शायद आए थे, वो मुल्तान के किसी गांव में रहता था कसाव। मैं गुजारिश ये करूं ना इस हवाले से जी, आप वो जो कसाब वाला मामला कह रहे हैं या मुंबई अटैक वाला है, उसको आप एक दफा रिव्यू कीजिए जी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस पे हम बाकायदा एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम जी। मतलब अभी क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ये अधूरी बात है, ये अधूरी बात है, और इस अधूरी बात के चक्कर में जो असल बात जिस मुद्दे पे आज हम बैठे हुए हैं वो पीछे रह जाएगा। चले तो आपको मालूम होना चाहिए 26/11 के हमले में तसव्वुर राणा हमारे पास है अभी,
और हेडली को जो है अमेरिका ने सजा दे रखी है, तो इसके बाद आपको क्या सबूत चाहिए? राणा हमारे यहाँ है, अभी आज तो उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है, अभी वो खोलेगा सब, जितने भी आपके ISI के मेजर साहब और कर्नल साहब हैं उनकी पोल वो खोलेगा कि ये इन्होंने मेरे को ये दिया, यहाँ इनकी ट्रेनिंग दी है। अगर आप इस बुनियाद पे कहते हैं ना कि जी जंग फर्ज हो गई है, अगर आप इस बात पे कह रहे हैं कि जंग फर्ज हो गई है और ये आगे ही बढ़ेगी और फलाना फलाना, तो फिर तो हमने कलभूषण को भी पकड़ा है, फिर तो हमने वो जो मजीद बलोच है उसको भी आगे कनेक्ट। बोगड़ा साहब बहुत दूर दूर बैठे हैं, पास नहीं बैठे। आप अपना सवाल करने के बाद उत्तर सुन लीजिए, फिर आप कोई सवाल करिएगा। जी अली साहब, वो लाहौर से हैं, आप देहरादून में बैठे हैं, बद साहब भोपाल में बैठे हैं, त्यागी साहब भोपाल में। अली साहब कल कौन पकड़ा गया, किसको बोल रहे हैं आप, कौन पकड़ा गया है? ये एक मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप ये राना तसव्वुर की या जिसका भी नाम ले रहे थे और अजमल कसाब और इस तरह के लोगों के नाम ले रहे हैं जी, ठीक है। अभी हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले जाफर एक्सप्रेस का जो है ना वो हादसा हुआ है, सान्या हुआ है, ठीक है। अभी जो गालबन कर्नल साहब बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं, मैंने जो कंडेम कर दिया वहां पे पहलगाम में जो मारे गए सिविलियन बेगुनाह मारे गए हैं, उनकी मजम्मत भी की है। हमें दुख है सिविलियन को मारा जाना, बेगुनाह लोगों का मारा जाना किसी भी तरफ से हो वो अनअक्सेप्टेबल है। तो क्या ये कंडेम करेंगे जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ है मामला? जाफर एक्सप्रेस के जो हमने फुटप्रिंट्स निकाले हैं, ठीक है, हम वो अगर आपको दें तो क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, आप उस एक्सप्रेस क्या जो मजीद बलोच पकड़ा गया, ठीक है, मारा गया था, उसका जो सारा ग्रुप था, क्या उसके हवाले से जो इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं उसको उसका आप हिसाब दे सकेंगे? देखिए, जंग का नाम लेना, जंग किसी दीवार पे लिखा हुआ कोई दो लफ्जों का मजमूआ नहीं है। आप समझें इस बात को, दोनों तरफ है एटॉमिक पावर्स हैं, ठीक है। और इसको मोदी की जो जुनून है उसके यानी हवाले कर देना और उसके हत्थे चाड़ देना, ये तो इस कमोबेश एशिया का जो अमन है और एशिया की जो 2 अरब की आबादी है, इसके साथ दुश्मनी है। चले बोगड़ा जी एक मिनट। त्यागी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भट्ट साहब आपके पास भी आ रहा हूं। त्यागी साहब आप सवाल कर ले अली साहब से। और अली साहब ने अभी जो कहा कि हमारे यहाँ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको वो भारत के आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। बड़ी खबर है कि भारत भी इस तरह का कर रहा है, ऐसा ये अली साहब आरोप लगा रहे हैं। अली साहब अगर मैं सही हूं तो जी। दागी साहब आप सवाल करें। अली साहब, अली साहब दागी साहब आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। अली साहब सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि अली साहब ने बताया कि कश्मीर में एक वोटिंग की जाएगी, कश्मीर भारत का पार्ट है या नहीं है, रहना चाहता है कि नहीं चाहता, तो मैं आपको बता दूं शुरुआत से लेके आज तक इस सर्वे, यदि रिसेंट बात करेंगे तब भी था और पहले तो कश्मीर का, यदि आपको सर तो आप अपनी जानकारी के लिए आप करा सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, सही रहेगा। पहलगांव की जैसा तो जब किसी घर, आपके घर हो तो जब घर के दागी साहब आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अली साहब लाहौर में बैठे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। आपका कहना यह है। मैं सवाल दोहरा देता हूं। और यदि हमें अपने घर, यदि कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरफेयर करेगा, हम उसको नहीं करेंगे। जी अली साहब, दागी साहब, लेफ्टिनेंट, मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं, आपको बता देता हूं। हमारे दागी साहब का सवाल ये है, क्योंकि आवाज में डिस्टॉर्शन थी जी, मैं जितना सुन पाया हूँ ये सर को, क्योंकि आवाज में मैं जो सर ने, दागी साहब ने जो सवाल किया है मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा है, और हमारे घर में
अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई धमकी देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो आपके सामने बड़ा सिंपल सा और बड़ा साफ सा हल रखा है इसका। अगर यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक बंदा बैठा होता या कोई पॉलिटिकल बंदा बैठा होता जो इन सारी चीजों को, टेबल टॉक को समझ रहा होता। देखिए इस वक्त जब दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने और एक इंतहाई हाई टेंशन टाइम चल रहा है, उसमें आपने ये कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव काम इसलिए कहूंगा कि दोनों तरफ की कम्युनिकेशन जो गैप है उसको आपने बैरियर को तोड़ा है ना, ये आपकी अप्रिसिएशन है जी। थैंक यू, थैंक यू। देखें, क्वेश्चन इज दैट ये चैनल आपका है ना सर जी, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं ये उनकी मलकियत है। अब अगर आपने इसमें कोई भी क्लेम करना है ना, किसी भी शख्स ने, ये चाहे आपके गेस्ट हैं या बाहर से आके मैं बात करूं या एनीवन, तो सबसे पहला इस चैनल पे राइट किसका होगा? इस चैनल पे राइट दर्शकों का है जो हमें देख रहे हैं। हाँ, वो आप उनका हक़े मलकियत है ना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है जी। वो इस तरह कश्मीर के अगर जो अल्टीमेट कस्टोडियन है, जो कश्मीर के अल्टीमेट वारिस हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो मालिक हैं, वो कश्मीरी हैं। आप क्यों जबरदस्ती उस पे इंडिया का, पाकिस्तान का, दूसरे तीसरे का झंडा लगाने पे तुले हुए हैं? कल अली साहब, कल लंका बोलने लगेगा कि तमिलनाडु में तमिलों का जनमत करा लिया जाए, हमको दे दो, तमिल हमारे साथ हैं। तो मतलब ये कहना कि मतलब हिंदुस्तान पहले कश्मीर की तो बात कर ले, पहले कश्मीर की बात करते हैं ना, बात जो, क्योंकि जिस तरफ आप जा रहे हैं ना वो फिर हम डिबेट किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा आपका है फर्स्ट इंटरेक्शन, तो इसमें बजाय इसके कि आओ जी लड़ें जी, मरें जी, फलां करें जी, फलां करें, उसकी बजाय हम कोई ऐसी बात कर सके जो पॉजिटिविटी की तरफ जाती हो। ये मेरा। चलिए हम फिर से बिंदु में आते हैं। आपका मतलब अजहर मसूद हो, चाहे हाफिज अब्दुल मलिक हो, ये सिविलियंस हैं आपकी नजर में, पाकिस्तान की नजर में? जी डेफिनेटली सिविलियन है, क्योंकि इसकी वजह उसकी वजह यह है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करते हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान को मानते हैं। पाकिस्तान में इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई वो ऐसी हरकत नहीं है, ठीक है। और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं वो। दूसरी बात, अगर ये इंडिया में कर रहे हैं, जैसे पहलगाम का इन पे इल्जाम आ रहा है ना आपके बकौल, अगर ये पहलगाम इन्होंने किया है, तो मैं ये पहली बात में मैंने ये गुजारिश की थी कि इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया का ये काम बनता था कि वो एविडेंस कलेक्ट करते, और कलेक्ट करके उसकी कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसको कम्युनिकेट करते पाकिस्तान के साथ, तो सूरत मुख्तलिफ होती। चलिए बट साहब आप अपना सवाल करें। आपको जब भी जल्दी हो बट साहब तो बता दीजिएगा। उसे डिबेट बहुत अच्छी हो रही है। जो इन्होंने कहा कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, वो हो रहा है। बट साहब आप सवाल कर सकते हैं अली साहब से। देखिए मैं पहले अली साहब को 3 कहावतें बताऊंगा जी। नंबर 1, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जी। नंबर 2, मुंह मेमने का और कान सियार का जी। नंबर 3, जैसा बोओगे वैसा काटोगे जी। अब यहां पर इस बात को समझ लिए, समय जो है वो अब आपको कोई प्रूफ देने का नहीं है। बहुत प्रूफ दे दिया, और कोई भी प्रूफ दे दो आप उस प्रूफ को नहीं मानोगे। अब तो आपको समझाने का है, और अच्छे तरीके से समझाने का समय आ गया है। तो उसको आप जो है ये इस तरह का जो बातें करके उस समय को नहीं निकाल सकते। हमारे देश की लीडरशिप जो है वो अब एक फैसला ले चुकी है, और वो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये बातचीत का समय जो है वो जा चुका है। अब तो एक्शन का समय है। एक एक्शन आपने कल देख लिया है, और बहुत जल्दी दूसरा एक्शन भी देखेंगे। चलिए ये अलग चीज है। मेरे को सिर्फ थोड़ा सा अली साहब ये बता दीजिए, अली साहब एक थोड़ा सा एक चीज और बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली है, जो पठान है बेचारे,
गरीब लोग हैं, उनको उनको उनका हक कम मिलेगा। चलिए, ये सवाल हुआ आपका, बाकी तो आपने धमकी दे दी अली साहब को। जी अली साहब, सवाल जी। ये धमकी एक दफा पहले भी आई थी, वह ना क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं ना, तो हम थोड़ा क्या ये रहे होते हैं कि देखें जो जी 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 अली साहब, जो इंडियन अवाम है, जो पाकिस्तान की अवाम है, मुझे एक बात बताइए, ये जो जंगी जुनून है, इसका कोई एंड भी होता है? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। ये जो जंगी जुनून है, इसका कभी कोई एंड भी हुआ है? बिल्कुल एंड हुआ है, 71 में हुआ है, 65 में हुआ है, टेबल पे हुआ है। नहीं, वो 71 पे ना जाए, वो लंबी स्टोरी हो जानी है, फिर आपको कल दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं आपके साथ प्रोग्राम करता रहूंगा और ये जंग चलेगी कि उसी एजेंडे पे मुझे लगता है 2 या 3 दिन ही चलेगी। टू द पॉइंट डिबेट करता हूं मैं, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा। जी जी। और अगर आप जंगबाजी पे ही बात करना चाह रहे हैं तो मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए थी। आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, जंग पे नहीं बात कर रहे, बाकी बात कर रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं, अब जो धमकी दे रहे हैं ना जी, उस धमकी का आप देखें कि 26 लोग शहीद हुए हैं और 26 के 26 सिविलियन हैं। मैं इन्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ये आपके पास सारे आपके मिलिट्री के लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं। जी जी, ठीक है। उसके बदले में पाकिस्तान ने अभी तक मोहतात जो फिगर है उसके मुताबिक आपके 5 फाइटर जेट जो हैं वो गिराए हैं। ये आपका कहना है? नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये आप उसका इंडिया टुडे को चेक कर लें, आप अपना जो हिंदू टाइम्स है या कौन सा है, हिंदू है मेन, उसको चेक कर लीजिए। आप अपने चैनल के अलावा बाकी सारे चैनल की अभी तक की कवरेज देख लीजिए, तो उसमें क्या है जी। तो इस तरह से बात अगर देखें, हम आपको उस वक्त बहादुर और समझते, अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री के करीब भी जाते और फिर हम देखते कि आप जाते कहां हैं। ये जो बहादुरी की और धमकियों वाली बातें है ना, लड़ाई जंग होती है, वो मौका आएगा। बहुत जल्दी मौका होती है, जंग होती है फौजों के दरमियान। जी जी अली साहब बोलिए। जंग होती है फौजों के दरमियान, ठीक है। और फौजें लड़ा करती हैं। सिविलियन को दुनिया के कौन से कानून में, दुनिया की किस डिक्शनरी के मुताबिक, किस जो आलमी जंगी कवानीन है उसके मुताबिक निशाना बनाना फख्र की बात है। तो जो पहलगाम में हुआ, ट्रेनिंग सेंटर थे ये, उसके मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर से सिविलियन को नहीं मारा गया है। ये सारे के सारे आतंकवादी थे जिनको मारा गया है। आतंकवादियों को नहीं मारा गया है। जाने दे 15 साल की बच्ची आतंकवादी होती है, 6 साल का बच्चा आतंकवादी होता है। वो तो आतंकवादी होते तो उधर आपके आतंकवादी होते तो आप उन्हें पहलगाम में मारते, आतंकवादी होते तो आप उन्हें उधर क्या नाम है श्रीनगर में मारते, आतंकवादी होते तो आप उन्हें दिल्ली बंबई में मारते। वो यहां पे बैठ के आपके साथ आतंकवादी का, आप तो खुद से इंडिया के खिलाफ होने की सारी बात कर रहे हैं। आप या तो डिबेट की तैयारी नहीं करके आए, या मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे, या आप इन सारी चीजों को पहलू से ही करते हुए दूसरी साइड पे जाना चाह रहे हैं। उस ढंग से ऐसे लगता है कि आप तैयारी करके नहीं आए हैं। आपको मसूद अजहर सईद जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, उस पर बैन है, यूएनओ ने उसको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। आप उसको कह रहे हैं वो सिविलियन है। ठीक है, अब बताइए। वो सिविलियन नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी है ना। अब हाफिज सईद साहब पे पाबंदी है ना, बोगड़ा साहब आप अपना सईद साहब पे, हाफिज सईद पे पाबंदी है ना इंटरनेशनली, तो ही इज अरेस्टेड, वो पाकिस्तान में अरेस्ट में है। व्हाट एल्स यू वांट? कहाँ अरेस्ट में? दिखाने के लिए है सब। वो तो आपका वो क्या दिखाने के लिए क्या मतलब? नहीं, मतलब सारा कुछ आपकी मर्जी का नहीं होगा ना। अब आप इस तरफ ना जाए ना। बोगड़ा साहब आपने अपना सवाल कर लिया, उत्तर का इंतजार करिए, फिर सवाल करिएगा। बीच में बहुत दूर दूर गैप है। आप भी जानते हैं कि ध्वनि का वेग भी कुछ समय लेता है। जी अली साहब, आपने सवाल किया
आपने, उन्होंने कहा कि आपने जिसको भी अरेस्ट कर रखा है दिखाने के लिए अरेस्ट कर रखा है। अली साहब और क्या करें, हमें जब इंटरनेशनली ये कहा गया कि इनको अरेस्ट किया जाए तो अरेस्ट ही होना था ना, और क्या करें उनको। और अजहर महमूद भी इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, ये डिक्लेयर है। नहीं, अगर तो ये इंडियन फोरम ने डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर तो है अलग बात। अगर किसी इंटरनेशनल ने किया हुआ है तो अजहर साहब के बारे में इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है। मैं वक्ती डिबेट जीतने के लिए किसी गलत फैक्ट एंड फिगर पे नहीं जाऊंगा। जी जी, बोगड़ा साहब बोलिए। मोहम्मद और एलईटी दोनों जो संस्थाएं हैं वो इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप उनको सिविलियन बोल रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन बैन है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में बैन है। अगर कहीं पे ऑपरेट कर रही है तो बताइए। हाँ, तो उन्होंने उसके बाद एलईटी ने टीआरएफ बना दिया ना फिर, एक जिसने भी हमला किया है। आप दो मुख्तलिफ चीजों को एट ए टाइम, दो मुतजाद चीजों को एट ए टाइम लेके ना चले ना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 26 लोग मारे गए हैं, क्या आपके पास उनका डाटा है? बिल्कुल है, टीआरएफ ने किया है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब उसने क्या कहते हैं, उसने कबूल किया कि हमने किया है ये, उसके बाद में जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा उसने वापस ले लिया उसको। टीआरएफ ने लिख के दिया, अपने ट्वीट किया उन्होंने कि हमने 26 आदमी मारे हैं। नहीं, अली साहब, आपने जो पहलगांव हमले की जिम्मेवारी, अली साहब पहलगांव हमले की जिम्मेवारी टीआरएस ने ली थी, ट्वीट करके लिया था। अली साहब रिपीट कीजिएगा। अली साहब, पहलगांव में जो बेकसूरों का खून बहाया गया उसकी जिम्मेवारी टीआरएस ने ली थी, बकायदे ट्वीट किया था उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने तो ये डिप्लोमेटिकली देखे, मेरी बात सुने, ये डिप्लोमेटिकली क्या इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सफारती चैनल से शेयर की ये बात? सारे उसमें उन्होंने खुद ही किया। असल में ना ये बीच में इंटरप्शन आ जाती है ना। बोगड़ा साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनकी बात आने दीजिए फिर करिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ध्वनि का वेग भी समय लेता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगल बगल बैठे होते तो डिस्कशन की बात अलग थी। आपने सवाल कर लिया, अली साहब का उत्तर आ जाए, फिर आप सुन लीजिए धैर्य से, फिर सवाल करिए। ठीक है जी अली साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जिस टाइम ये मामला हुआ है पहलगाम वाला जी, उस टाइम मोदी साहब थे गालबन सऊदी अरेबिया में। जी दौरे पे थे। ये वहां से वापस आए, आखिर यहाँ की इंटेलिजेंस ने, मिलिट्री ने उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया होगा। जी बिल्कुल प्रोवाइड किया। अगर ये इतना ही नाकाबिले तरदीद सबूत थे कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने या पाकिस्तान ने या किसी भी ग्रुप ने ये सारा कुछ किया है, तो मोदी साहब, ये जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग है फैमिली है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और ये फैमिली, इनके तो मोदी साहब के साथ बड़े पर्सनल किस्म के रिलेशन भी हैं। देखिए, जब देश की बात आती है अली साहब तो पर्सनल रिलेशन नहीं रहते। नहीं, मैं इससे आगे चल रहा हूँ तो कम्युनिकेशन में, इसको कम्युनिकेट करने में और शेयर करने में कोई अगर किया गया तो बताइए। जी, पाकिस्तान ने तो खुद से ऑफर किया कि आप पहलगाम ऑपरेशन की हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जी, आपकी शराइत पे करवाते हैं, ठीक है, क्या उसको एक्सेप्ट किया गया? नो। मोदी साहब आते हैं और विद इन 2 आवर्स ये अनाउंस हो जाता है कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा। क्या पाकिस्तानी F-16 ने आगे अटैक किया था? क्या JF-17 थंडर आया था? क्या आसम मनीर साहब आए थे? टेररिस्ट आए थे। टेररिस्ट के फुटप्रिंट्स मिलेंगे, टेररिस्ट की एविडेंस मिलेगा, उसकी बेस पे कार्रवाई होनी थी ना। उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको जंग का जवाब बना लें। ठीक है, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड डॉक्टर बीबी बत्स कर्नल भोपाल जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया उनको जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अली राजा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या ये बात सच है कि जो पाकिस्तानी सैनिक है और जो ISI है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है? मैं आपसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। आतंकवादियों को देखे, ISI क्या है? ISI इज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस।
जी। ओके, अब इंटेलिजेंस, दुनिया की कौन सी इंटेलिजेंस है जो टेररिस्ट को देती है, ट्रेनिंग देती है? इंटेलिजेंस तो ट्रेन नहीं करती। ठीक है। और इंटेलिजेंस सर्विसेज, दुनिया में कौन सी इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो जी अली साहब, इनके मिनिस्टर ने खुद कबूल किया है कि लास्ट 30 इयर्स में ये पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को ट्रेन करता रहा है। बिल्कुल। ये इनके कौन से? मिनिस्टर का किसने? बयान है, किसी चैनल को दिया हुआ। अभी कह रहे हैं कि नहीं करते। एक बार फिर से बोगड़ा जी अपना सवाल दोहराएं, अली साहब सुन लें फिर उत्तर दीजिए। बोगड़ा साहब फिर सवाल दोहराएं, लेकिन बीच में सवाल करने के बाद थोड़ा सा उसको सुन लें, धैर्य से सुन लें। ओके। अच्छा, ऐसा है, इनके मिनिस्टर ने कबूल किया है कि पाकिस्तान लास्ट 30 साल से टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता रहा है। कौन से मंत्री ने? इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? ये कौन से मंत्री ने कबूल किया था बोगड़ा साहब? ये इनका वो है फॉरेन मिनिस्टर। अली साहब, मंत्री ने अपने क्या कहते हैं इंटरव्यू में उसने कहा कि हम अमेरिका के लिए हम जो है टेररिस्ट ट्रेन करते रहे हैं जी जी, लास्ट 30 साल तक। अली साहब, आपके रक्षा मंत्री ने कहा हम अमेरिका के लिए 3 साल तक टेररिस्ट तैयार करते रहे। ये बोगड़ा जी ने सवाल किया है, खुद कहा है उन्होंने अमेरिका के लिए। इसको आप अगर चेक कर लें, ये जो हाल ही में ख्वाजा आसफ साहब का बयान आया है, एक इंटरव्यू था उसमें इस हवाले से कोई बात हुई है। ठीक है, वो जो टेररिज्म वार खेली, ये अफगानिस्तान में जो मामला हुआ जी, उसके हवाले से बात थी। और बोगड़ा साहब फिर से आप बीच में प्लीज, आप तो आर्मी के हैं। जी जी अली साहब, असल में जो पॉलिटिकल बंदा होता है ना, ये पॉलिटिकल लोगों में बैठ के ही अच्छे से बात कर लेता है, और फिर आर्मी है और उधर बॉर्डर पे टेंशन है तो ये ज्यादा एक्साइटेड है। नहीं वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे दांगी साहब भी आपसे सवाल करेंगे, आप इसका उत्तर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उस इंटरव्यू को ये खुद से दोबारा एक दफा सुन लें। जी, ख्वाजा आसफ ने ये कहा कि हम उस डल्टी गेम का हिस्सा रहे। जी, वही 9/11 जिसका हवाला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया। उस वक्त 9/11 के अटैक हुए इसमें अमेरिका में। अमेरिका ने उसके अगेंस्ट हमसे हेल्प मांगी कि हमारे साथ ये दहशतगर्दी का मामला हुआ है, ये उसके एविडेंस है, तो वी नीड योर हेल्प। अब ये डल्टी गेम कब बनी कि जब अमेरिका ने उनसे अपना जो भी था ऑपरेशन वो पूरा कर लिया, और उसके बाद अफगानिस्तान को अपनी उनके साथ सेटिंग करके तो फिर से लावारिस छोड़ दिया, तो और असला अपना उनके साथ छोड़ गया, और पाकिस्तान को उस वार ऑफ टेरर लड़ने का जो है ना वो खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। वो डल्टी वार, उसने डल्टी गेम, इस कंटेक्स्ट में ये बात हुई वहां पे। जी चलिए अली साहब, दांगी जी हमारा सवाल करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जी। दांगी साहब सवाल करें। मैं आपसे अली साहब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बस इसके अलावा कि आप सुनिएगा उस क्वेश्चन को, मेरा उसका जवाब मैं चाहूंगा। मेरे घर में या आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति जबरन यदि आता है तो हमें उसको रोकना चाहिए या उसका स्वागत करना चाहिए? अपने घर में रोके ना सर, अपने घर में रोकने से तो कोई नहीं रोकता। अपने घर में यदि कोई बाहर वाला आके दहशत फैलाता है, हमें उसको रोकना चाहिए या उसका स्वागत करना चाहिए? हमारे दैट्स योर राइट। आप उसको यू हैव अ राइट ऑफ डिफेंस। मैं बस यही जान, मेरे घर में यदि कोई दहशतगर्दी आता है तो क्योंकि संस्कार रहे कि हम पहले उसका समझाते हैं, इसके बाद हम उसको किसी भी फॉर्म में फिर उसको समझाने का तरीका करते हैं। तो हमारे साथ सही हुआ है, बहुत समझाने की चली साहब, लेकिन यदि कोई दहशतगर्दी आ रहा है, आपके
में मेरे साथ कहाँ पे सर, आपके कौन से घर में हुआ है? दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, राष्ट्रीय में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कश्मीर हमारा घर है, दिल्ली अकेला घर नहीं है हमारा। हिंदुस्तान की परिस्थिति को उठा के कश्मीर आपका घर है, वो कब से? आपको पूरा दानी साहब कह रहे हैं, अली साहब, कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है और हमारे घर में अगर किसी भी तरह का हमला हुआ है तो हम उसका बदला तो तो हमला लेंगे। किसने किया था? वो देखे बार रेपिटेशन में जा रही है बार बार जी, या तो क्वेश्चन, मतलब वो कान आप इधर से पकड़ेंगे या उधर से पकड़ेंगे, हासिल वसूल तो वही रहेगा ना। ठीक है जी, ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि कश्मीर कब से आपका है, ये कश्मीरियों से पूछे ना। यूएन पे फोरम पे जो रेवोल्यूशन पड़ी है टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, क्या वो झूठ बोल रही है? क्या कश्मीर के में जो आपने, कश्मीर के अलावा इंडिया की कौन सी ऐसी रियासत है, इंडिया का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें आपने 7 लाख फौज बिठाई हुई है बॉर्डर के अलावा? लेकिन अली साहब ये तो गलत बात है ना। एक तरफ कश्मीरियों से पूछने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की बात आप नहीं करते हैं। सर आप करें, मोस्ट वेलकम, आई वेलकम यू फॉर दिस। जी जी बोगुड़ा आप जी, करें बात, क्या करना चाहते हैं? बलोचिस्तान की बात कीजिए, सच बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बोगुड़ा जी, आप अपना सवाल कर लें, आखिरी सवाल है ये अली साहब से। इनको मैं क्लियर करना चाहूँ, ये बड़ा यूएन का नाम ले रहे हैं। यूएन में एक रेजोल्यूशन में 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज वहां से हटाएगा, पहली कंडीशन। जी, दूसरी कंडीशन ये थी कि हिंदुस्तान मिनिमम फोर्स वहां पे रखेगी, उसके बाद तब प्लेबिसाइट होगा। एक बार फिर से सवाल करें, अली साहब सुन नहीं पाए। बोगुड़ा जी सवाल करें, आप हमें सुना दे, मैं उनको बता दूंगा। बोगुड़ा साहब फिर सवाल करें। नहीं, मैं ये इनका सवाल मैं कह रहा हूं कि जब यूएन का रास्ता दे रहे हैं बार बार, जी, यूएन रेजोल्यूशन में 3 कंडीशन है। जी, पहली कंडीशन है कि पाकिस्तान पीओके से पूरी की पूरी फौज को हटाएगा। दूसरी कंडीशन है कि हिंदुस्तान मिनिमम फौज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है वो वहां पे रखेगा। जब ये 2 कंडीशन पूरी होंगी उसके बाद ही वहां पे प्लेबिसाइट होगी। ठीक है, ये इसकी बात ये 2 शर्तें भूल जाते हैं फौज हमेशा। को रिमूव करने की बात देखे, ये कोई चीज मैच नहीं कर रही। देखे ये मैच नहीं कर रही थी। एक बात और सुन लीजिए। लास्ट 70 साल से कश्मीर में हर साल चुनाव होता है और इस बार 70% लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है। इसके और क्या सबूत आपको चाहिए कि वो हमारे साथ हैं? जी, जी बोगुड़ा जी, बोगुड़ा जी उत्तर सुनिए। पूरे मुस्ता बोगुड़ा जी, अली साहब, लोगों ने अली साहब बोगुड़ा जी कह रहे हैं चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है और हर बार हिस्सा 19%, 20%, 22% वोटिंग होती थी। इस बार पहली बार 70% वोटिंग हुई है। मतलब वहां की आवाम हमारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर चुका है। तो फिर तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान नहीं हो जाता जो मैं ऑफर दे रहा हूं उससे? क्या आप हर 2, 4 साल, 5 साल बाद ये इलेक्शन ड्रामा जो होता है वहां पे, उससे बेहतर है एक दफा रेफरेंडम करवा ले। ड्रामा नहीं कही अली आप साहब, ये इंटरनेशनल- हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, ये ड्रामा नहीं है। अच्छा चले, ड्रामा नहीं है, मैं इसको वापस ले लेता हूँ। जी। ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, इलेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, आपको अगर बुरा लगा प्रैक्टिस तो में माफ नहीं करता करते। हूं। आप उसे एक तरफ से कान पकड़ दूसरी तरफ पकड़, प्रैक्टिस नहीं है। ये हमारे देश को चुनी हुई सरकार उस राज्य को, उस देश को चलाती है। आपने अभी मोदी जी की बात कही, मोदी जी को हमारे इस देश की जनता ने चुना है। आपके यहां तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है, चाहे जियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, वो जो चुन के आता है, आपके इमरान खान चुन के आए हैं, जेल में हैं। आपके यहां कहां डेमोक्रेसी को मानते हैं? हमारे यहां डेमोक्रेसी को मानते हैं। आपके यहां आर्मी रूल करती है। जितनी डेमोक्रेसी मानते हैं मैं देखता हूं, आपने कभी अपना लोकसभा को, राज्यसभा को देखा है उसकी कार्रवाई को? नहीं, आपने देखा है क्या? हम तो रोज ही देखते हैं जब भी होती है। नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कि जो मोदी साहब के बारे में वहां पे बातें होती हैं, जी। डू यू एग्री विद इट?
नहीं, आपके यहाँ लोकतंत्र अगर में आप इमरान कितने खान को जेल में डेमोक्रेटिक डाले हैं, पड़े हैं अभी फिलहाल, मेरी बात ज्यादा दिन की बात सुने। नहीं। नहीं देखे, भुट्टो को फांसी दे देते हैं। मेरी बात सुने, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता रहूं, लेकिन शायद वो आप उस मूड में नहीं है, हम छोड़ देते हैं उसको। नहीं नहीं, आपने नाम ले लिया हाफिज सईद का, जी यू हैव अ राइट टू जी डिस्कस। आपने मसूद अजहर का नाम ले लिया, ओके। आप एंकर एक है, 5-6 आपके गेस्ट हैं, वो आपके साथ सीनियर एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं, मोर देन वेलकम। अब मैं अकेला हूं तो मुझे कम से कम 50-50 का मार्जिन तो दीजिए ना। नहीं नहीं, 50 आप है, 50 में हम सब हैं। सवाल दांगी जी करे, बहुगुणा जी करे, बस साहब करे, हम करें, लेकिन उत्तर आप ही अकेले दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी तक आपके क्वेश्चन ही ले रहा हूं ना जी। मैंने तो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया। मुझे ये बताइए, अगर मसूद अजहर और दूसरे लोग वो टेररिस्ट हैं, तो जी जी, कश्मीर जो गुजरात के फसादात थे, उसमें मोदी साहब का जो करैक्टर है, जो उनका रोल था, उस हवाले से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं ना, सवाल उठा सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप फिर से एक सवाल करिए। आप वो दूसरे उस पे पहुंच गए क्या, मोदी जी के 2003 वाली बात पे? 2003-4 में जब मुख्यमंत्री थे तब की? जी, हिंदू मुस्लिम फसादात जो हुए इंडिया में जी, तो उसमें मोदी साहब का क्या किरदार था? मोदी साहब उस समय अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे थे। ऐसे ना करें, बराबरी पे चले। कम अज कम जर्नलिस्ट को, कम अज कम सहाफत को तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखने चाहिए। नहीं, बराबर ही है। मुख्यमंत्री थे, ये आपका राइट है, ये ड्यूटी है, क्योंकि आप इंडियन है। यू हैव टू डिफेंड द इंडिया, बट व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट देन यू हैव टू मेक द बैलेंस। जी, नहीं जो तो सही, इसमें क्योंकि आप एक इंटरनेशनल चैनल पे बैठे हैं, ये कोई खड़े का चैनल तो नहीं है ना, ये कोई फेसबुक का चलता फिरता पेज है, बिल्कुल नहीं है। तो अली साहब, मैं क्या कहूं कि एक ग्लोबली रैंक्ड चैनल है, तो अकॉर्डिंगली जो डीलिंग है वो भी तो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, नैरेटिव भी तो अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं हम। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार से जो उनको काम करना चाहिए वो कर रहे थे। अब आप ही बता दीजिए, पहलगांव में धर्म पूछ के गोली मार देना, इसको क्या मान रहे हैं? मुझे उस कंट्री का नाम बताइएगा जिसने मोदी के अपना गुजरात फसादात की वजह से उसकी ट्रैवलिंग पाबंदी लगाई थी। जी, उस कंट्री का नाम आप इंडियन, हाँ, उस कंट्री का नाम बताइए, किस कंट्री ने लगाई थी पाबंदी? किसके लिए? मोदी के लिए। मोदी पे बैन था वहां पे ट्रैवलिंग, मोदी वहां पे एंटर नहीं हो सकते थे ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। नहीं, वो कंट्री अपनी जाने, हम अपनी कंट्री में जो लोकतंत्र है उसकी बात कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में, आपके यहाँ तो लोकतंत्र को मानते ही नहीं। कहाँ मानते? अच्छा बताइए ना। भुट्टो को फांसी देके जियाउल हक खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जी, बनते हैं, उड़ा दिया जी, बनते हैं। तो उसके खिलाफ जो पाकिस्तान में रेजिस्टेंस होती है, डू यू नॉट एग्री विद दैट? नहीं, वो तो आप बताइए। मिलिट्री डिक्टेटर, देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सिविलियन गवर्नेंस के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल नहीं की थी? जी, चलिए अब चूंकि जनरल ज़ियाउल हक से जो इशू है ना, जनरल ज़ियाउल हक से इशू ये है, इंडियंस का स्पेशली, वो ये है कि उसने जो भी किया, लेकिन उसने पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम को बंद नहीं किया। अगर वो बंद कर देता तो वो आपका हीरो होता। अब उसने जुल्फकार अली भुट्टो के स्टार्ट किए हुए एटॉमिक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उनको उसने सस्टेन रखा, कंटिन्यू रखा। ही इज बैड मैन। मतलब जुल्फकार अली भुट्टो, इससे पहले इंडियन जो आपकी एलीट थी, जो आपके रूलिंग फैमिली थी, उनके साथ उसकी बड़ी अच्छी रिलेशनिंग थी। जब उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, तो जब उसने बराबरी की सतह पे बात करना शुरू की, जब उसने इंटरनेशनली ये आवाज उठाई कि मजहब की बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन है आलमी बरादरी में, ये नहीं होनी चाहिए, और पलड़े के दोनों जो है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो वो बुरा हो गया।
तो ये वो जो डिबेट आपने अभी शुरू की है ना, ये कोई इतनी मुख्तसर और इतनी सादा डिबेट नहीं है। अब इस वक्त की जो अली साहब सूरत हाल है ना, जो करंट सिचुएशन। जी जी अली साहब जी, चलिए, हम चूंकि अभी फिर से हम डिबेट में आपस में मिलते रहेंगे, आपसे आखिरी ये सवाल मेरा है। आपने सही कहा, आपने गुजरात का उदाहरण दे दिया, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि शुरुआत कहां से हुई थी। ट्रेन में जो कार सेवक आ रहे थे उनको पेट्रोल डाल के क्यों जला दिया गया, ये नहीं कहा। अब वो बहस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी पहलगांव में धर्म पूछ के गोली मारना, फिर अगर कोई बोल दे कि मैं हिंदू नहीं हूं तो कलमा पढ़ के बताओ और फिर गोली मार दें, इसको आप कितना सही मानते हैं? ये दुनिया के किसी भी कोने में मजहब के नाम पे जो कत्ल किया जाना ना, ये कंडेमेबल है। मारने वाला ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना ईसाई होगा, ना यहूदी होगा। ही इज ओनली टेररिस्ट। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर बीबी बत्स रिटायर्ड कर्नल भोपाल से जुड़े थे। हमारे साथ अली राजा नट, अध्यक्ष अवामी यूथ मूवमेंट लाहौर से जुड़े थे। हमारे साथ दिनेश चंद्र बहुगुणा जी जुड़े थे, कर्नल देहरादून से। हमारे साथ लेफ्टिनेंट डॉक्टर CBS दांगी, रक्षा विशेषज्ञ भोपाल से जुड़े थे। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर इस्लामाबाद अब दूर नहीं, इस पर हमने खास चर्चा की। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।